सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आइए आज एक बार फिर आपको ले चलते हैं उस महान कवि की अमर कविता की ओर, जो कि देश भक्ति और साथ ही साथ गुलामी की दास्ता से मुक्ति का एक संदेश देती हुई जो कविता, जिसके प्रारंभिक पंक्तियों को हमने आपके समक्ष रखा था और अग्रिमांश को, अग्रिम जो पंक्तियां हैं उसके निहितार्थ को समझने का आज हम प्रयास करेंगे। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता कोकिल बोलो तो प्यारे बच्चों, जिस तरह से कवि ने अपनी तत्कालीन जो वर्तमानिक परिस्थितियां थी, कैद खाने के अंदर जिस तरह से वह जीवन यापित कर रहा था और कष्टों का, संघर्षों का सामना करते हुए जीवन जी रहा था, उस आपबीती को उसने कोयल के समक्ष रखा और उससे संवाद स्थापित करते हुए अपनी आपबीती उसको बताई। और इस जिस तरह से कोयल का एक करुण क्रंदन रात्रि की निस्तब्धता को चीरते हुए, जो वह स्वर, एक करुण पुकार उसके स्वर में सुनाई दे रही है, उसको सुनकर करके कवि पुनः उससे प्रश्नात्मक शैली से आगे कहता है कि क्या हुई बावली जो अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दीखी, कोकिल बोलो तो। कवि आगे इन पंक्तियों में उससे प्रश्न करते हुए अपनी संदेशवाहिका या सहचरी के रूप में उपस्थित जो कोकिल रात्रि की नीरवता में उपस्थित कैद खाने के ऊपर आकाश मंडल में जो आई हुई है और अपनी कूक को हुक में तब्दील करते हुए जो कवि के समक्ष उपस्थित है, उस कोयल से कवि प्रश्न करते हुए कहता है कि क्या हुई बावली। इस तरह से जो एक अस्वाभाविक है, अनपेक्षित है, रात्रि में किसी पक्षी का कूजन प्रायः नहीं सुनाई देता है, लेकिन जिस तरह से एक करुण पुकार के साथ रात्रि की उस काल में कोयल आकर करके गुनगुनाने लगती है, तो उस अस्वाभाविक कोकिल की चेष्टा को देखते हुए कवि प्रश्न करता है कि क्या हुई बावली। ये जो इस तरह से पक्षी का कूजना नहीं दिखाई देता, लेकिन रात्रि में जो तुम शब्द कर रही हो और तुम्हारे स्वर में जो करुण और द्रवित कर देने वाली जो एक शब्द राशि मुखरित हो रही है, उसको सुन करके कवि कहता है कि क्या तुम बावली हो गई हो, क्या पागल तो नहीं हो गई, बौरा तो नहीं गई हो, जो इस तरह से रात्रि में चीख रही हो। आखिर क्या संदेश लाई हो, क्या बताना चाहती हो, कौन सी ऐसी ज्वालाएं तुमने देख ली, किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी। देखिए, ये भी बड़ा प्रतीकात्मक है। दावानल वस्तुतः जंगल की आग को कहा जाता है, लेकिन जंगल की आग जिस तरह से पक्षियों के संसार को समाप्त करने पर तुलाती है और उनका एक तरह से साम्राज्य ही खत्म करने के लिए जंगल की आग जैसे प्रदीप्त होती है, जैसे वह धधकती है, कुछ वैसे ही स्थितियां तत्कालीन समय में भारत की आजादी का जो एक प्रयास चल रहा था भारतीयों के द्वारा, और अंग्रेजों का जो अत्याचार है वह दावानल की आग से कहीं कम नहीं था। और वही साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने योग्य है, जो कैद खाने में कवि एक बंदी के रूप में उपस्थित है और कैद खाने में जो उसको यातनाएं दी जा रही हैं, जो उसको पीड़ा दी जा रही है, जिन कठिन संघर्षों का, संकटों का सामना उसको करना पड़ रहा है, वह भी किसी दावानल की ज्वाला से कम नहीं है। तो ये दोनों अर्थ इस प्रतीकात्मक तरीके से कवि ने यहाँ पर रखे। तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी, क्या तूने हमारे संघर्षों को, हमारी पीड़ा और व्यथा को, जंगल या फिर हमारे जेल के अंदर जो हमें यातनाएं दी जा रही हैं, क्या उसका दर्शन तो तूने नहीं कर लिया। किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी, किस दावानल की। यह दावानल की ज्वालाएं प्रतीकात्मक मैंने आपको बताया। किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी और कोकिल बोलो तो, बताओ तो कि अर्धरात्रि को चीखी, कि इस आधी रात गए जब सारा संसार में सोता पड़ा हुआ है, सारे लोग सुप्तावस्था को प्राप्त हैं, ऐसे असमय में, ऐसे सुप्तावस्था में सबको जागृति का एक संदेश देते हुए आखिर तुम क्या लाई हो, क्या बताना चाहती हो। तुम्हारे स्वर में इतना करुण पुकार जो है, आखिर यह इस तरह से क्यों है। कोकिल बोलो तो, बताओ तो, क्या बावली तो नहीं हो गई हो, कहीं तुमने किसी भयंकर दुर्दांत जंगल की आग को तो नहीं देख लिया। दावानल की ज्वालाएं एक प्रतीक है, मैंने आपको बताया। जेल में कवि के द्वारा जो संघर्ष और संकटों का सामना किया गया, और साथ ही
जो अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो पीड़ा और अत्याचार और न्याय का एक जो वातावरण उपस्थित किया गया था, वह भी दावानल की ज्वालाओं से कहीं कम नहीं था। तो इस तरह की बात को कवि ने दावानल की ज्वालाएं, जंगल की भड़कती हुई आग जैसे सब कुछ तबाह करने पर आ जाती है, कुछ वैसे ही उस समय अंग्रेजी हुकूमत का उनका अन्यायपूर्ण कृत्य था। इसलिए किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी, कोकिल बोलो तो आखिर इस अधरात्रि को क्यों चीखी। ये जो चीख, ये जो दर्द भरी आवाज तुम्हारे स्वर में सुनाई दे रही है, ये आधी रात गई आखिर इस तरह का स्वर क्यों, ये करुण क्रंदन क्यों। इस तरह से प्रश्न करते हुए कवि आगे बताता है, क्या इसका कारण कहीं यह तो नहीं है कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। क्या तूने कहीं हमारे हाथों में या हमारे पांवों में जो ये एक जंजीरों की श्रृंखला जो है, या ये जो श्रृंखलाओं का बंधन हुआ है, जो बेड़ियां एक कैदी के रूप में हमें बांधी गई हैं, और ये जो एक अंग्रेजी सरकार का, अंग्रेजी हुकूमत का जो अत्याचार हमारे ऊपर हुआ है और बेड़ियों में बंधन कर करके हमें बांध कर करके एक बहुत बड़े अपराधी की तरह रखा गया है, क्या हमारे इन जंजीरों को या इन हमारी बेड़ियों को, हमारी हथकड़ियों को कहीं तुमने इनका दर्शन तो नहीं कर लिया। क्या कहीं तुम ये तो नहीं सोची कि हम, अब देखिए कभी क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, जंजीरों को गहने के रूप में प्रदर्शित किया कवि ने। कितनी, देखिए एक राष्ट्र के प्रति एक अपनी आत्मीयता और राष्ट्र के प्रति अपने समर्पित भाव को, और कहिए कि राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा को कवि ने व्यक्त करते हुए, उसको गौरव प्रदान करते हुए, भारत भक्ति को और भारत की भारतीयता को गौरव प्रदान करते हुए उसने राष्ट्र के इस आजादी के निमित्त किए जाने वाले जो उसने ये, जिनके लिए जिस आजादी के निमित्त उसको श्रृंखलाओं का या जंजीरों में बांधा गया था, उसे कवि गहना कहता है कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। जिनको तुम जंजीर देख रही हो, ये तुम्हारे लिए भले ही जंजीर हो सकती है, ये एक बंधन की श्रृंखलाएं हो सकती हैं, ये बेड़ियां तुम्हें बेड़ियां नजर आती होंगी, लेकिन हमारे लिए तो ये गहना है, ये एक आभूषण है। इससे हमारा एक और भी ज्यादा श्रृंगार होता है, हम और भी सज संवर करके सामने उपस्थित होते हैं। ये श्रृंगार हमारा क्यों, इसलिए क्योंकि हम एक उत्कृष्ट कार्य के लिए, भारत की आजादी के निमित्त, मातृभूमि की रक्षा के निमित्त, उसके सम्मान के निमित्त हमें जेल जाना पड़ रहा है। ये हमारे लिए गौरव की बात है, ये बड़े गर्व की बात है, ये स्वाभिमान की बात है। इस बात को कहते हुए कवि कहता है, ये जंजीरें नहीं, हथकड़ियां नहीं, यह तो हमारे लिए क्या है, एक गहना है। देख न सकती जंजीरों का गहना, ये हथकड़ियां क्यों, ये जो हथकड़ियां जो हमारे हाथों में बंधी हुई तुमको नजर आ रही हैं, इसको किसी वेदना का एहसास इसमें तुम मत करो। अभी तो ये हथकड़ियां नहीं, ये हथकड़ियां हमारे लिए एक तरह से क्या है, ब्रिटिश राज का गहना। कवि क्या, देखिए कवि भारत भक्ति, मैंने आपसे कहा, अटूट उनके हृदय में थी, और भारत के प्रति उसी निष्ठा को, भारत के प्रति उसी श्रद्धा को, और भारत की आजादी के लिए जो प्रयास कवि के द्वारा किए गए थे, उसमें अपने आप को वो सम्मानित समझता है, अपने आप को बड़ा गौरवान्वित समझता है, और कहता है कि ये हथकड़ियां क्यों, ये तुम्हारी नजर में भले ही हथकड़ियां हों, लेकिन यह ब्रिटिश राज का गहना, हमारे लिए तो ये ब्रिटिश राज का, ये अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा दिए जाने वाले आभूषण है। इससे हमारा रूप और निखर करके हम एक सम्मान के साथ पूरे भारत के लोगों के बीच सम्मानित और गौरवान्वित पद को प्राप्त करते हैं। इन हथकड़ियों के माध्यम से हमारा गौरव और भी बढ़ता है। हम भारत की आजादी के लिए जो जिस तरह से जेल में हमें रहना पड़ रहा है, और जेल की सजा काटते हुए जिस तरह से हथकड़ियां, बेड़ियों के माध्यम से जो भयंकर से भयंकर कष्ट, वो बड़ी से बड़ी यातनाएं हमको दी जा रही हैं, इन यातनाओं को सहन करने में तो हमारा ही गौरव है, हमारा ही सम्मान बढ़ रहा है, क्योंकि हम एक श्रेष्ठ कार्य के निमित्त आ रहे हैं, किसी अपराध के निमित्त हमें ये सजा नहीं मिली है। अभी तो यह एक श्रेष्ठ कार्य के निमित्त, अर्थात भारत की आजादी के निमित्त हमें इस तरह का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। कवि ने आगे कहा, कोल्हू का चर्रक छूं जीवन की तान। हमें जो कोल्हू में, जिस तरह से कोल्हू एक देसी मशीन होती है जिसके माध्यम से तेल निकाला जाता है, और उसमें आगे बैलों को उसमें से जोड़ा जाता है, और बैलों को घुमा घुमा कर करके इस तरह से उसमें से सरसों डाल कर करके तेल वहां से निकाला जाता है। तो जिस तरह से अंग्रेजों सरकार की इतनी ज्यादा आततायिता थी, कहिए कि इतना ज्यादा अत्याचार उनका था, कि बैलों की जगह उन्होंने भारतीय क्रांतिकारियों को कोल्हू में जोता और उसके माध्यम से तेल का निष्पादन किया, तेल उससे निकाला गया। तो यह एक चरम तरह का अन्याय है, यह अन्याय की चरम अवस्था है, समझ लीजिए।
तो जिस तरह से पशुवत व्यवहार जो एक तरह से किया गया भारतीय क्रांतिकारियों के साथ, उसका एक दर्शन कवि करा रहा है और कह रहा है कि कोलू का चर्रक्षू, कोलू से जोते हुए जिस तरह से बैलों की जगह जहां हमें नियुक्त कर करके हमें बांध कर करके कोलू से तेल पिरोने का काम जो कराया जा रहा है, ये इसकी चर्रक्षू तो हमारे जीवन की तान बन चुकी है। इसमें हमें जीवन राग सुनाई देता है, हमें जीवन जीने की एक और भी शक्ति मिलती है, हमें इसमें और भी आनंद आता है। यह हमारे लिए कोई वेदना या व्यथा और पीड़ा की बात नहीं है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। ये तो एक जीवन का संगीत बन चुका है। हमें इसको सुन करके, इस चर्रक्षू की आवाज को, जो चर्र चर्र और चर्र मर्र मर्र की आवाज आती है कोलू के चलते हुए, इसमें हमें जीवन की तान, हमें जीवनी शक्ति इससे मिल रही है, जीवन का एक मधुर संगीत इससे हमें मिल रहा है। और आगे कवि कहता है, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। अब अंग्रेजी सरकार या तो कोलू में से तेल निकालने का काम भारतीय क्रांतिकारियों या सजा याफ्ता कैदियों से लेती थी, या फिर उनसे जेल के अंदर गिट्टियां तोड़वाती थी, ताकि कठोर से कठोर श्रम उनसे लेकर करके उन्हें कमजोर कर दिया जाए, उन्हें आंतरिक रूप से तोड़ दिया जाए, जिससे कि वो भारत की आजादी का कोई प्रयास न कर सकें। यह एक उनकी भावना थी, लेकिन हमारे भारतीय क्रांतिकारियों का भी एक बहुत बड़ा उनका योगदान था कि वह कभी टूटते नहीं, कभी हिम्मत उन्होंने नहीं हारी, और भी ज्यादा अंग्रेजों की अक्कड़ को उन्होंने, उनके दंभ को, उनके अहंकार को खत्म करने का प्रयास किया इस कार्यों के माध्यम से। और शहर से ये सारा स्वीकार करते हुए आगे कवि बताता है कि गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हम तो जो जिस तरह की गिट्टियां हमसे तुड़वाई जा रही हैं, हम तो एक आजादी का गीत एक तरह से लिख रहे हैं। बार बार गिट्टियां तोड़ करके हमें इससे कोई कष्ट नहीं हो रहा है। अभी तो हम तो और भी इस भारत माँ की मुक्ति के लिए एक आजादी के नए तराने, आजादी के नए गीत एक तरह से लिख रहे हैं। और आगे कवि कहता है, हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। और जिस तरह से मोट खींचता, मोट एक चरसा कहते हैं, जो चमड़े का डोल टाइप का एक चमड़े का बर्तन जिसको कुएं में डाल करके पानी खींचा जाता है, तो वहां पशु के माध्यम से ये कार्य कराया जाता था। लेकिन जेल खाने के अंदर अंग्रेजों का अत्याचार ये था कि वो स्वयं चतुर्वेदी जी और अन्य क्रांतिकारियों को उस डोल से, उस चरसे के माध्यम से जुएं पे बांध करके उनको स्वयं, जुआ जब आप जानते हैं कि हल में जब जुताई होती है तो बैलों के कंधे पर रखे जाने वाला जो जुआ है, उस जुए को पेट पर बांध करके चारों तरफ घुमा करके पानी खींचने का कार्य स्वयं कवि के द्वारा लिया जाता था। तो कवि कहता है, इसमें मुझे कोई असहजता नहीं, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। अभी तो यह तो हूं मोट खींचता, मैं तो मोट को कैसे खींचता हूं, लगा पेट पर जुआ लगा करके इसको खींच रहा हूं। इससे क्या करता हूं, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं। ब्रिटिश राज की जो अकड़ का कुआं है, इससे मैं खाली उसे कर दे रहा हूं। ब्रिटिश राज के जो शासकगण हैं, जो समझते हैं कि ऐसा कार्य कराने से यह पूरी तरह टूट जाएंगे, लेकिन ये उनका एक तरह से दंभ जो है, जो अहंकार है, जो इस तरह का अक्कड़पन है, वो उस अक्कड़पन को हम खत्म कर दिए देते हैं। क्योंकि हम कहीं भी असहज नहीं होते, हम कहीं से भी हारते नहीं, हिम्मत हम तोड़ते नहीं, पूरे धैर्य के साथ इस सब कार्य को करते हुए हम भारत की आजादी लेकर रहेंगे। इस भाव से सारे कार्य को सहजता के साथ स्वीकार करते हैं। ये बात कवि ने कही, इसलिए आगे कवि कहता है कि दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, हे मेरी सखी कोयल। दिन में हम सभी लोग कठोर श्रम में रत रहते हैं, बड़ा सा बड़ा कार्य करते हैं और काफी संघर्ष और संकटों का सामना करते हैं। इसलिए हमें तुम्हारे इस करुण पुकार वाली स्वर को सुनने का मौका ही कहाँ, और कहाँ तुमको तुम्हारी इस करुण पुकार से हमें, हमारे अंदर करुणा का भाव कैसे आखिर जागृत हो। क्योंकि हमारी संलिप्तता अन्य कार्यों में उस समय रहती है, हम कठोर श्रम में रत रहते हैं या फिर संघर्ष कर रहे होते हैं। इसलिए दिन में करुणा क्यों जगे, दिन में तुम्हारे स्वर में वो करुणा का भाव हमारे अंदर उद्दीप्त नहीं हो पाता। इसलिए हे मेरी सखी, इस करुणा के भाव से हम सभी को रुलाने वाली मेरी सखी कोयल, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इसलिए हमें विस्मयान्वित, गजब ढाना, आश्चर्य से भर देना, विस्मयान्वित करते हुए हे मेरी सखी कोयल, इसलिए रात में गजब ढा रही हो। रात में इस करुण स्वर के माध्यम से हमारे अंदर एक तरह से एक क्रांति का स्वर देने आई हो, और भी हमें ढांढस, हमें सहानुभूति देते हुए आई हो, हमारे स्वर से स्वर मिलाने आई हो। हे मेरी सखी कोयल, बताओ तो इस शांत समय में, जब चारों तरफ निस्तब्ध सारा समाज सोया पड़ा हुआ है, शांत रात्रि है, ऐसे शांत समय में अंधकार को भेद करके, अंधकार को छेदन कर करके, अंधकार का उच्छेदन कर करके आखिर रो रही क्यों हो, क्यों आखिर रो रही हो मेरी सखी साथ कोयल। तो बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो कोकिल, बोलो तो। इस तरह से चुपचाप काली अंधेरी रात में नीरवता को चीरते हुए सब जब
सारा संसार में एक सुप्तावस्था को प्राप्त है। ऐसे समय में चुपचाप आकर करके हमारे अंदर मधुर विद्रोह बीज, देखिए रूपक अलंकार का भी सहारा कवि ने लिया, विद्रोह बीज, विद्रोह रूपी बीज, अर्थात विद्रोह, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ इस तरह का एक क्रांति के बीज का वपन करने के माध्यम से, इस तरह का जो एक क्रांति का संदेश अपने स्वरों के माध्यम से चुपचाप आखिर हमें दे रही हो। हे मेरी सखी कोयल, बताओ तो क्या आखिर देख लिया तुमने, कौन सा संदेश हमारे लिए लाई हो, बोलो तो, बताओ तो, क्या हमारे साथ क्या इस तरह से क्रांति का एक आह्वान हमारे लिए करने आई हो। तो इस तरह के भाव को कवि ने यहाँ पर फिर से एक बार सन्निहित करते हुए कविता को अग्रसर किया है। प्यारे बच्चों, यहाँ तक के भाव को आप स्पष्टतः समझें और समझते हुए हम फिर अग्रिमांश को आप को लेकर के आपके स्नेहितार्थ को पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक इसे आप समझें। धन्यवाद।